डीएनए डेटाबेसेस और प्रोटीन डेटाबेसेस। डीएनए डेटाबेसेस, यार ये माउस से नहीं लिखा जाता सही। अच्छा जी, एनसीबीआई, एनसैम्बल और यूसीएससी यूसीएससी और कौन से थे? ईबीआई जी जेन बैंक वाली। नहीं, जेन बैंक तो इसी की फीचर है ना, जेन बैंक इसके अंदर है, जेन अच्छा हाँ, जेन बैंक इसमें है, इसके अलावा रेफ सेक इसमें है, ठीक है जी, डीडीबीजे, और अभी सामा कुछ कह रहा था ईएनए, ईबीआई एक सेकंड, ईबीआई जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, क्या लिखूं? ये क्या हो? हाँ क्या? अच्छा ठीक है, इरेज कैसे करना है? अच्छा ठीक है जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपकी? जी सर। ये वाला बंद कर लो। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कौन सा, ये वाला, ये वाला? अच्छा जी, ये मैंने एक और देखा है, तो हम क्या लिख रहे थे, डीएनए डेटाबेसेस और प्रोटीन डेटाबेसेस। अच्छा कौन कौन से थे जी? एनसीबीआई, जी एनसैम्बल, जी यूसीएससी, जी, और एक वो कोई यूरोपियन वाली थी, उसामा ने बताई थी, ईबीआई ईएमबीएल, ईबीआई ईबीआई और डीडीबीजे जापान वाली। और अच्छा, किसी ने पूछा था कि इसके अंदर हमारा रेफसेक है और जेन बैंक है और बहुत सारे, 1 2 3 4 5। अच्छा एक और आप लिख लें, ईएनए। ईएनए क्या है? यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। 6 नंबर, 7 नंबर पे और ईएमबीएल, ठीक है जी। अच्छा अगर हम प्रोटीन की तरफ आ जाएं, ठीक है, प्रोटीन की तरफ आ जाएं तो कौन कौन सा है? हदीका आप बताएं, कोई याद है? मलिका आप बताएं। प्रोटीन के डेटाबेसेस, जो बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, कौन कौन से हैं? जी एनीबॉडी? सर यूनिप्रोड था। यूनिप्रोड, अच्छा यूनिप्रोड। SCOP स्कोप भी था, NIH भी था और प्रोटीनोम भी ऐसे ही कुछ था, आपने एक दफा बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या यार? जी जी बोले। PIR वेरी गुड, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। और PDB प्रोटीन डाटा बैंक। और यूनिप्रोड हो गया। एक्सपेसी, वेरी गुड।
स्कोप, एक्सपेसी, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, प्रोटीन डाटा बैंक, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यूनिप्रोट केबी। जी ये तो मोटी मोटी चीजें हमें याद हैं, अगर आप इस टॉपिक को किसी किताब से पढ़ेंगे तो इसमें बेशुमार चीजें हैं। असल में फिर आगे इसकी बाइफर्केशन होनी शुरू हो जाती है। प्राइमरी डेटाबेसेस, प्राइमरी डेटाबेसेस, और उसके बाद सेकेंडरी डेटाबेसेस, और उसके बाद टर्शियरी डेटाबेसेस। क्या होते हैं ये दोनों? ज़ाहिर डीएनए में भी होंगे, प्रोटीन में भी होंगे। प्राइमरी इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी प्राइमरी से लेती है। क्या है? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्राइमरी से ली जाती है, वो प्राइमरी वो इनिशियल सोर्स होती है चीज की, इनिशियल सोर्स होती है। और डेटाबेसेस के अंदर प्राइमरी इंफॉर्मेशन से हमें डाटा, सेकेंडरी डाटा कैसे मिलता है? वो उसका कॉपी कर देते होंगे ना डेटा, कॉपी, मतलब या फिर उस मतलब उसकी तरफ लिंक कर देते होंगे, हमें डायरेक्ट कर नहीं देते होंगे। नहीं, थोड़ा सा और सोचें। प्राइमरी से सेकेंडरी डाटा कैसे बनता है? प्राइमरी डेटाबेस से सेकेंडरी डेटाबेस कैसे बनता है? जी जोया, प्राइमरी डेटाबेस से सेकेंडरी डेटाबेस कैसे बनता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड? उसमें ये होता है कि प्राइमरी डेटाबेस के अंदर आप अपना फर्ज किया सीक्वेंस सबमिट करवाया, आपने रॉ सीक्वेंस सबमिट करवाया, और उस रॉ सीक्वेंस के ऊपर उसने कोई ना कोई एल्गोरिदम अप्लाई किया। एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद उस रॉ डाटा से उसने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। आपके इस डाटा को एनालाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो डाटाबेस है वो उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करेगा। फर्ज किया आपने जो सबमिट करवाया था रॉ डाटा, उसके उसने आपको ग्राफ बना के दे दिए, तो ये आपका सेकेंडरी डेटाबेस हो जाएगा। आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपने दी नहीं थी। आपने दिया उसको रॉ डाटा था, लेकिन उसने खुद से उसकी कुछ एनालिसिस करके आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर डाटा दे दिया। तो अब कुछ ना कुछ तो उसने किया है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि प्राइमरी डेटाबेसेस हैं और कुछ सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं। यानी कि जरूरी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, लेकिन हो सकता है आप उसको रॉ डाटा दें, आरएनए सेक का, आरएनए सीक्वेंस का डाटा दें, तो आपको वो मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर उस आरएनए का एक्सप्रेशन बता दे कि ये वाला जो आरएनए है ये एक कितने टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेस हुआ है, जो ऑलरेडी उसके पास सीक्वेंसेस डाटा अवेलेबल है। एक साइंटिस्ट ने सबमिट करवाया कि ये वाला जीन लिवर के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये वाला जीन लंग्स के अंदर हो रहा है, तीसरे ने ये बताया। तो उसने आपने प्राइमरी डेटाबेस में वो हर चीज जमा करवाई। अब उसने खुद से एनालाइज करके वो 50-60 डिफरेंट जो टिश्यूज हैं जिसके अंदर वो जीन एक्सप्रेस हुआ है, वो सारे का सारा डाटा आपको एक विंडो के अंदर दिखा दिया। तो उस डेटाबेस ने कुछ ना कुछ उसके ऊपर एनालिसिस किया और उसको आपको एक विंडो में दिखा दिया, जो कि साइंटिस्ट ने सारा ऐसे जमा नहीं करवाया था, उन्होंने अलग-अलग करवाया। ठीक है जी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेसेस का थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्राइमरी डेटाबेस के ऊपर कुछ एनालिसिस करने से या कुछ एल्गोरिथम लगाने से। इसी तरीके से प्रोटीन डेटाबेसेस जो हैं वो भी डिफरेंट है। कुछ स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस हैं, कुछ सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं। हमने कुछ डेटाबेसेस ये वाले खोले थे, कुछ इनकी इंटरफेस से हम फेमिलियर हैं कि नहीं? डीएनए वाले भी तो खोले हुए हैं हमने, अच्छा, ये प्रोटीन वाले मेरे प्रोटीन, ख्याल से हमने हाँ, नहीं खोले, प्रोटीन वाले हमने नहीं खोले मेरे ख्याल से। प्रोटीन का एक ये जो है वो ये जो एक्सप्रेसी हम कह रहे थे। तो सर बेसिकली अब लेवल डेजिग्नेट कर दिए होंगे ना कि जी जी, अगर सही कह इतना रहे हैं। इतना सेट ऑफ डेटा दिखाता होगा तो वो सेकेंडरी है,
नहीं देखिए, और इतना दिखाते तो वो प्राइमरी टर्शियरी डाटा के ऊपर कुछ ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिदम उसके अंदर पड़े हुए हैं, जो डाटा मॉडल्स पड़े हुए हैं, वो उस डाटा के ऊपर अप्लाई होंगे और आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो साइंटिस्ट ने सबमिट नहीं करवाई होगी, लेकिन वो उसी डाटा से उसने इंटरप्रेट किया। तो वो वाले डाटाबेसेस आपके सेकेंडरी डाटाबेसेस बन जाते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये देखें, ये एक्सपेसी है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ से एक्सपेसी, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स पोर्टल है। इसके अंदर आपको क्या क्या कुछ मिलता है? प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सिस्टम बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, बायोफिजिक्स, इमेजिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये सारे का सारा आपको बताता है। प्रोटीन सीक्वेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, ये आपके सामने आ गए हैं। प्रोटीन एक्सपेरिमेंट, प्रोटियोमिक्स एक्सपेरिमेंट, फंक्शनल एनालिसिस, सीक्वेंस साइट्स, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। सर हमें व्हाइट बोर्ड ही नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रोटियोमिक्स हमने सिर्फ खोल लिया। ये कैटेगरीज, ये देखें आप, इसमें जलते जाएं और आपको यूनिप्रोड केबी भी इन्हीं का है। यूनिप्रोड केबी, स्विस प्रोट, स्ट्रिंग्स, स्विस मॉडल रेपोजिटरी। ये जो आपको है, ये आप यहाँ पर अपनी प्रोटीन दें तो ये इसका मॉडल बना देगा, होमोलॉजी मॉडलिंग कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये कोई मेरा मतलब इतना जल्दी आसान वाला काम नहीं है, इसमें हर एक डेटाबेस जो है वो उसको देखना पड़ेगा। तो एनी हो, ये जो है आपका एक्सपेसी है। उसके बाद अगर हम जाएं पीडीबी पे, ये आपका प्रोटीन डाटा बैंक है। यहाँ पर ये देखें, आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसकी बेशुमार फीचर्स हैं। डिपॉजिट करना है, सर्च करना है, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज 3D मॉडल। तो ये सारी की सारी चीजें हमने भी नहीं की होती, लेकिन जो जो चीज कभी कभार की होती है वो जेब में होती है। मतलब आपने 3D स्ट्रक्चर देखना है तो हम ज्यादातर पीडीबी से देख लेते हैं। 3D स्ट्रक्चर दिखाओ जी, ये वाला। कोई एक फीचर किसी एक डेटाबेस की बेहतर है दूसरे से। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये कभी कभार ये है कि आप अपनी सीक्वेंस इसमें डालें और उसके ऊपर उसको चेंज करें। और अब ये देखें, ये आपको इस अमीनो एसिड पे ले गया है। जिस अमीनो एसिड पे आप दबा रही हैं वो आपको अमीनो एसिड उधर लेता जा रहा है। मैं कहता हूँ उधर मुझे ले जाओ, ये उधर ले गया है। ठीक है जी, ये अमीनो एसिड ये वाला है। ठीक है जी, आप इसके ऊपर ये कर्सर करें। उसने कहा ये कि आप ये 50 अमीनो एसिड के ऊपर है। इधर ये कौन सा है? ये 51 के ऊपर है। ये कौन सा है? 52 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये ऐसे आगे 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 चेन की चलती जा रही है आपकी। समझ लगी है कि नहीं लगी? ये देखिए, इस वक्त मैं किस अमीनो एसिड पे हूँ रिदा? ये देखें, इस वक्त मैं किस अमीनो एसिड पे हूँ? सर आप थे ई पे। जी, ई। ये कौन सा अमीनो एसिड है? नंबर इसका क्या है? एच। एच। और ये किस इसका है 50। 50 नंबर पे हूँ। ठीक है जी, ये किस पे हूँ? एस पे 52। जी, ये कहाँ पे हूँ? ठीक है जी, तो आप इस तरीके से इसको ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है जी, आपने उसको, इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग है, आपने उसको स्टैटिक कर दिया है और वो सारी की सारी प्रोटीन आप देख रहे हैं। अब ये फिर आ गई, ये आपके सामने आ गई। ठीक है जी, और नीचे ये उसकी दे रहा है कि ये जिस जगह पर आप आ जाते हैं वो नीचे बताता है होमोग्लोबिन डीऑक्सी बीटा चेन है। ठीक है जी, और इसके कलर्स क्यों डिफरेंट है?
कलर्स क्यों डिफरेंट हैं? ये डिफरेंट इसकी वो है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो उसको मतलब डिफरेंशिएट किया। मतलब ये है कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर एक ही कलर होता तो कुछ नजर आता हमें इधर? हमें एक चेन ये नजर आ रही तो है, ये एक ही प्रोटीन है। एक ही प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन है। ठीक है जी। अब ये देखिए ऊपर आखिरी वाली, ठीक है। तो इसको आप जितना मजीद एक्सप्लोर करते जाएंगे ये आपको इंटरेस्टिंग नजर आता जाएगा। अगर मैं इधर हूँ तो मैं किधर हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला सर ये छोटे छोटे स्पेक्स क्या है? मतलब उसके साथ छोटे छोटे स्पेक्स हैं, मतलब डॉट्स हैं और छोटी छोटी लाइनिंग्स हैं, मतलब इन अ वे वो क्या है? ये जिसपे ये मेरा ये है, और ये तो ये जी, जैसे और ये डॉट साथ डॉट लगे हुए हैं ना। ये चेन्स हैं अंदर, बेसिकली ज्यादा जूम इन करें तो बीच में चेन्स हैं। जैसे ये तो कॉइल्ड हुआ मैं ना सारी, और जी बीच में एक जैसे जाली टाइप बॉन्ड होती की है वैसे तरह। चेन्स हैं। ये राइट साइड पे इसकी हाँ फीचर्स जी, आ रही हैं, ये एग्जैक्टली बॉन्ड्स की पॉलीमर्स हैं, तरह। ये लेगेंड्स हैं, ये वाटर है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये तमाम अमीनो एसिड्स की फीचर्स भी इन्होंने बताई हुई है कि कोई एलिफेटिक है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई हाइड्रोफोबिक है, जो हाइड्रोफिलिक है। तो ये आप मजीद बल्कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है ये आप लोग, हम मैं तो प्रोटियोमिक्स पे मेरा इतना काम नहीं है, लेकिन अगर आप इस एक ही फीचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, थोड़ा सा इसको देखना शुरू कर दें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से भी ज़्यादा बेहतर है। मैं सिर्फ आपको एक एक्सपोजर सा दे रहा हूँ। ये देखें, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। ये देखें, जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ वो नीचे देखें कलर के साथ वैसे वैसे वो वाला अमीनो एसिड आगे चलता जा रहा है। वो देखें, वो ग्रीन पे जा रहा है, सारे का सारा ग्रीन है। ठीक है। अब इस चेन पे आ गए। ठीक है। तो आमतौर पर इसका फायदा क्या होता है कि आपकी आपकी एक आपने एक कैंसर पेशेंट लिया, उसमें आपने हो सकता है P53 जीन पे काम किया। आपके पास नॉर्मल P53 जीन का सीक्वेंस है और एक कैंसर के पेशेंट का P53 जीन का सीक्वेंस है। आपने देखा कि उस जीन के अंदर फलां पोजीशन के ऊपर एक चेंज है न्यूक्लियोटाइड की। आपने क्या किया, नॉर्मल P53 जो जीन है उसकी भी प्रोटीन बना ली, और आपने जो पेशेंट से जीन लिया हुआ है उसके अंदर जो म्यूटेशन है उससे भी प्रोटीन बना ली। फिर उस प्रोटीन की बेस के ऊपर आप उसका स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बना के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो म्यूटेशन है इससे कोई अमीनो एसिड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो वो प्रोटीन के किस जगह पर हो रहा है, और वो जो डोमेन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के हवाले से ये स्विस मॉडल जो है ये भी आमतौर पर इसीलिए यूज किया जाता है कि आप अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते। ठीक है जी। तो आमतौर पर इसमें बेशुमार फीचर हैं, लेकिन ये विजुअलाइजेशन वाली ज़रा एक इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप हम आगे आए तो PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको, मुझे याद कराइएगा, अगली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। एक पूरे का पूरा डेटाबेसेस का इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये इसी तरीके से एक और है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अच्छा, एक और है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, वो भी मैं बताता हूँ। नहीं, यूनिफॉर्म।
ये वाली, इसमें आप कोई भी मसलन P53 को देखना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैसे यूज़ होने वाली ये है। इसमें आपको ना एक ही जगह पर बेशुमार प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो कहता है प्रोटीन ह्यूमन के अंदर देखना चाह रहे हैं या माउस में देखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ फिलहाल मुझे ये दिखाओ। इसका मैं ये इसका आईडी है, ये देखें इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन की क्या इंफॉर्मेशन उसने दी है। उसने कहा सेलुलर ट्यूमर प्रोटीन है P53, जीन का ये है होमो सैपियंस में, इसका फंक्शन ये है, ये जीन ये फंक्शन परफॉर्म। नेम एंड टेक्सोनॉमी, अब हर एक चीज और आगे कनेक्टेड है। मसलन ऑर्गेनिज्म होमो सैपियंस के अंदर आप देखना चाह रहे हैं वो बता देगा। नेम एंड टेक्सोनॉमी, उसके बाद सेलुलर लोकेशन, सेलुलर लोकेशन इसकी कहाँ है P53 की, ठीक है जी। पैथोजेनिसिटी एंड involvement in disease, T53 is found to be increased amount in the wide variety of the transformed cells. T53 is frequently mutated and inactivated in about 60% of cancers. ठीक है जी, तो ये एक ही प्रोटीन की इतनी इंफॉर्मेशन है कि बंदा पागल हो जाता है। प्रोसेसिंग और हर चीज आगे फिर खुल रही है। मॉडिफाइड रेजिड्यूज इसके अंदर कौन कौन से हैं, किस पोजीशन के ऊपर मॉडिफिकेशन आती है, इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और साथ उसकी पब्लिकेशन भी दे रहा है। एक्सप्रेशन अच्छा जी, उसके बाद इसकी इंटरेक्शन, देखिए जी उसने, मैंने फर्ज किया मैं T53 का एक्सप्रेशन देखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि P53 जीन जो है वो कहाँ कहाँ इसकी प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। तो उसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने ये खुल गया। ये भी बड़ी अच्छी फीचर है इसकी। ये देखिए आप देखना चाह रहे हैं कि फर्ज किया ये ब्रेन के अंदर एक्सप्रेस होती है। उसने कहा कि ये आईज हैं, ये देखें, हाँ हो रही है, कहीं आ रहा है आईज में, हाँ यस। ये कौन सी जीन प्रोटीन निकाली हुई है, P53 निकाली हुई है हमने। वो कह रहा है कि P53 का जो जीन है ये अपनी प्रोटीन बनाता है आईज में। ये आपको मलिका ये आ रहा है आपको नजर, ये मेरा कर्सर आईज के ऊपर है। जी सर आ रहा है। ठीक है, तो वो जिस जगह जिस टिश्यू के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोटीन उधर एक्सप्रेस होती है या नहीं होती है, तो ये आपको बता रहा है। ये देखिए जरा, बड़ा अच्छा, ये आईज के अंदर हो रही है। जैसे ही मैं खत्म करता हूँ तो ये आपको इधर भी हाईलाइट होता है। फर्ज किया ये है एडिपोज टिश्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 50 के लगभग वो टिश्यूज हैं, उन्होंने हमें बताए हुए हैं कि ये इनके अंदर एक्सप्रेस होता है। ठीक है जी, इधर आ जाए जरा। ये देखिए ये लिवर है, लिवर के अंदर ये देखें ये वाला सीक्वेंस जी-टैक्स एक, ये जो लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं ये उन्होंने आपको डेटाबेसेस दिए हैं, और इसके राइट साइड के ऊपर ये ऊपर दिए हैं ये टिश्यूज दिए हैं, और ये जो बार्स आपको नजर आ रही हैं ये उनके एक्सप्रेशन लेवल है। तो आप P53 प्रोटीन को देखना चाह रहे हैं कि वो लिवर के अंदर है कि नहीं है। जैसे ही मैं ये करता हूँ आपको, आप देखते हैं
कि 1 2 3 4 डेटाबेसेस ऐसे हैं जिसने शो किया हुआ है कि लिवर के अंदर ये जो प्रोटीन है ये एक्सप्रेस होती है। जैसे मैं लिवर से इधर करूंगा, ये देखें ये हाईलाइट होना बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं लिवर के ऊपर करूंगा, ठीक है जी, तो वो उसने बता दिया कि GTEx जो डेटाबेस है, GTEx जो डेटाबेस है वो शो करता है कि ये लिकोसाइट्स के अंदर एक्सप्रेस होता है लिवर के अंदर। इसी तरीके से ये एक और डेटाबेस है 32 अल्हम्स लैब, उसने भी कहा हुआ है कि ये लिवर के अंदर एक्सप्रेस होता है। इसी तरीके से ये एक और डेटाबेस है। तो जहां जहां ये येलो कलर का हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब है इतने डेटाबेस ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर हाईलाइट, यहाँ पर एक्सप्रेस होता है। ये जरा मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको, ये क्या है, किडनीज है, ये देखिए किडनीज के अंदर भी ये एक्सप्रेस होता है। और कितने डेटाबेस बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेटाबेसेस बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेस होता है। इसी तरीके से कोलॉन के अंदर भी है डायाफ्राम, ये देखिए इसमें भी है। तो आपको ये सारे इधर डेटाबेसेस पता चल रहे हैं, इधर टिश्यूज पता चल रहे हैं, और उनका एक्सप्रेशन लेवल भी पता चल रहा है। फर्क ये इसमें अगर हम आए, ये अगर आपने सिर्फ ब्रेन को देखना है और ब्रेन के किस पार्ट के अंदर है वो भी आपको नजर आ रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपको इस तरह की बेशुमार फीचर्स मिलती हैं जो कि, और ये सिर्फ अगर आप किसी जीन को फीमेल में देखना चाह रहे हैं तो ये आपको पता चलेगा कि ये फीमेल के ब्रेन में और ह्यूमन के ब्रेन में क्या फ़र्क है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोटीन, कौन कौन सी जीन्स उधर अपनी प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी है, और इधर देखें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर सिर्फ एक डेटाबेस ने बताया हुआ है कि ये एक्सप्रेस होती है। ठीक है जी, ये देखें येलो एक ही है। ठीक है जी, सेरेब्रल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और मेल में देखें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सर हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सटेंट हाँ ऑफ एक्सप्रेशन कितना है? जी जी जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते बस हैं। जैसे आपने फीमेल्स और मेल्स की बात की है। हाँ हाँ, कंपैरिजन करें, किसी एक प्रोटीन को लें और आप पहले तो उसकी क्वांटिटी को करना तो दूसरी बात है ना, पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो फीमेल ब्रेन में होती हैं प्रोटीन्स, और मेल ब्रेन में नहीं होती हैं, और फिर उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी फंक्शंस क्या हैं। तो फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने मेल फीमेल को किस किस तरीके से डिफरेंट बनाया। तो ये डेटाबेस जो सिलेक्ट करना, ये डेटाबेस देखना, आपको, आप इसको एक्सप्लोर करती जाएंगी तो आप गुम हो जाएंगी कि कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। अब ये देखिए, अब ये पूरे का पूरा आपका कौन सा सिस्टम है, ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर उसने बता दिया है। तो आप कोई अपनी मर्जी की प्रोटीन लें और उसको देखें, ह्यूमन मेल और फीमेल का कंपैरिजन देख लें, टिश्यूज देख लें, टिश्यूज वाइज देख लें। अब ये देखें, मैं आपको सिर्फ टिश्यूज की एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये टिश्यू, ये देखिए इस टिश्यू के अंदर है एओर्टा में। तो आप टिश्यू भी देख सकते हैं, डेटाबेस भी देख सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, कंपैरिजन भी देख सकते हैं। फिर एज के हिसाब से आप चले जाएं, सेल लाइन के हिसाब से चले जाएं, जो मर्जी देख लें। ठीक है जी, सेल लाइन के हिसाब से ये है कि आप देखना चाह रहे हैं कि ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होता है, सिर्फ सेल को आइडेंटिफाई,
डेवलपमेंटल स्टेजेस, डिजीजेस में देख लें, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एटलस इज वन ऑफ द डेटाबेस दैट इज लिंक्ड विद यूनिप्रॉट। हम असल में ये कर रहे हैं यूनिप्रॉट। तो यूनिप्रॉट के अंदर एक फीचर थी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के अंदर हम ये चले गए थे एक्सप्रेशन एटलस के अंदर। ये एक्सप्रेशन एटलस है, ठीक है जी। और उसके अंदर बेशुमार और डेटाबेस, मैंने जीटेक्स एक और डेटाबेस है एक्सप्रेशन। तो आप प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक ले सकते हैं। अब हमारे ज़हन के अंदर कई जो सवाल है ना, वो क्वेश्चन अभी अराइज होते हैं और उससे पहले उसका डेटाबेस बना होता है, और कई कई सालों से वो डेटाबेस बना के बैठे हुए हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये जीटेक्स जो है, ये है जीनोटाइप टिश्यू एक्सप्रेशन। ये बना क्या है, ये डेटाबेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, लिवर के अंदर पैरा होता है, T53 जीन है, इतने टिश्यूज हैं, और जिस टिश्यू में आप रखेंगे, देखना चाहते हैं वो देख लें आप। और आपने रिदा बात की थी कि कितना है, ये आप कह रही थी ना? जी, एक्सटेंड पूछ रही थी मैं जी। उसकी एक्सटेंट पूछ रही थी। ये तो यहाँ पर दी हुई है उसकी एक्सटेंट, आप इंटरप्रेट कर सकती हैं। यहाँ पर वो चीज दी हुई है, एक्सप्रेशन वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन वैल्यू दी हुई है ना, यस। लेकिन जी। आपको एक नजर के अंदर भी पता चल रहा है, ये देखें, जितना लाइट ब्लू कलर है उतना कम एक्सप्रेशन है उस प्रोटीन का, जितना डार्क होता जा रहा है इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है। और उसकी रेंज दी हुई है। TPM जो होता है, ये 2 यूनिट होते हैं एक्सप्रेशन, एक TPM होता है और एक FPKM होता है, वो भी दिया हुआ है। तो जितना ज्यादा ब्लू होगा उतना ज्यादा एक्सप्रेशन है। तो 0 से लेकर 994 तक उसने दिया। उसने कहा कि TP53 जीन जो है, ये तकरीबन बॉडी के इतने सेल्स के अंदर, इतने ऑर्गन्स के अंदर एक्सप्रेस होता है, और सबसे ज्यादा वो होता है, फर्ज किया ये देख लें, क्योंकि ये बहुत डार्क ब्लू है, ऐसे ही है जी। अंदर भी बहुत ज्यादा है। जीन नेम T53 है, ऑर्गेनिज्म पार्ट जो है ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स, उन्होंने कहा जी कि 138 रेप्लिकेट्स जो है उनके अंदर देखा गया। यह सिर्फ एक सैंपल नहीं लिया गया, 138 रेप्लिकेट्स उनके ऊपर लगाया गया है। और एक्सप्रेशन वैल्यू इसकी कितनी आई है, 96 TPM, ठीक है जी। इसी तरीके से और जो नजर आ रहे हैं, फर्ज किया ये है एक्टोसर्विक्स के अंदर है, फॉलिकल ट्यूब्स के अंदर होता है, ठीक है जी। तो ये आपको टिश्यूज बता रहा है, ये उसका एक्सप्रेशन लेवल बता रहा है, ये वो जीन है। और अगर आप एक्सप्रेशन लेवल वैल्यू 0.5 है, आप उससे ज्यादा कर दें तो 1.5 जिसमें एक्सप्रेस हुआ है वो बताएं, 1.5 TPM, 15 TPM इसमें बता दिया। इसको बढ़ाते रहें, इतना होता है, 900 तक जाएगा। तो आप अपनी ये सर्च इसमें कर सकते हैं, नीचे ऑर्गेनिज्म पार्ट भी लिखा हुआ है। तो आप इसको एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है जी। तो PDB, PIR, यूनिप्रॉट, उसके बाद फिर आगे आगे से आगे, आगे से आगे आपको ये लेता जाएगा। फिलहाल हम ये कर रहे थे, ठीक है जी। तो एक थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ है जस्ट, और बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है जी।
ओके सर। ठीक है जी, तो इनको जरा लिख लीजिएगा, डीएनए डेटाबेसेस को, प्रोटीन डेटाबेसेस को, और बायोमार्ट हमारा आज नहीं चला है, वो उसको नेक्स्ट टाइम हम करें। ठीक है जी, ओके सर। चलें जी, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।